अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब तक इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं और साथ साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स पाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड मालूमात भी हासिल कर चुके हैं। अपनी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ ट्रेंड्स को जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं वो ट्रेंड्स हैं क्या। जब ट्रेंड्स की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का नाम सुनते ही इसकी डेफिनेशन इंतहाई वाज़ेह है कि द साइज ऑफ एन एटम इज बेसिकली एटॉमिक साइज। किसी भी एटम का साइज उसका एटॉमिक साइज कहलाता है। फिर बारी आती है एटॉमिक रेडियस की। रेडियस टेक्निकली डायमीटर का हाफ होता है, पर अगर एटम के रेडियस की बात की जाए तो दो होमोन्यूक्लियर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका हाफ डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो एटम्स मौजूद हैं, इनका न्यूक्लियस सेम है। होमोन्यूक्लियर एटम्स का मतलब है सेम न्यूक्लियाई, यानी सिमिलर न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस सेम होंगे तो एटम्स भी सेम होंगे। तो अगर हम इन दोनों एटम्स की बॉन्ड डिस्टेंस, ये जो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है, यह है बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। इस बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ को अगर हाफ कर दिया जाए तो हमारे पास किसी भी एटम का रेडियस आ जाएगा। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे दोबारा देखते हैं। द हाफ ऑफ अ डिस्टेंस फॉर अ बॉन्ड लेंथ, आपको नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस का हाफ है। R इज इक्वल्स टू D/2। प्रेजेंट बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर एटम्स, हमारे सामने जो दो एटम्स मौजूद हैं ये होमोन्यूक्लियर हैं। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे, जो हाफ डिस्टेंस है, एटॉमिक रेडियस। वैसे एटॉमिक रेडियस की एक टेक्निकल डेफिनेशन ये भी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द origin of the nucleus to the valence shell। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस है वो उस एटम का रेडियस कहलाता है। या फिर दो होमोन्यूक्लियर एटम्स के बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस का हाफ भी एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस को एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, जिसको A0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 A0 10 एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, या फिर 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्विवेलेंट होता है। ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। फिर बारी आती है जिस ट्रेंड की, वो है इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन या इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में पाए जाने का नाम है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। इनके नाम से वाज़ेह है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन का जमघट्टा। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in their respective shells, subshells and orbitals is called electronic population। फिर बारी आती है शील्डिंग इफेक्ट की, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट है क्या, आइए समझते हैं। जो हमारे पास एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस एटम में शेल्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 3 शेल्स मौजूद हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये रेड बॉल्स आपको नजर आ रही होंगी। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं या लास्ट शेल कहते हैं, बिल्कुल बाहर वाला शेल, इसमें फिलहाल हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं। अब होता कुछ यूं है कि न्यूक्लियस का काम है अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, तो ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसी के साथ साथ दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। पर जो थर्ड शेल हमारे पास मौजूद है, इसे एक हिंड्रेंस फील होगी अट्रैक्शन में। उसकी वजह है अंदर मौजूद शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इसका मतलब
एक ऐसी हिंड्रेंस, एक ऐसी रिपल्जन जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की जानिब। इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी हम सादा अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड बना लेते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इन्हें आपस में अट्रैक्ट करने से। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिनन, एक ऐसा अमल इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स decreases the nuclear force of attraction on the valence electron in an atom is called shielding effect। यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन कम हो जाएगी न्यूक्लियस की जानिब। क्यों? क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं होने देंगे, और ये जो शील्ड बनाएंगे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाएगी एक शील्ड, और इस अमल को बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जानिब। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन खुद है क्या? तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहलाती है। आइए देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। फिर बारी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो टेंडेंसी है, एटम की वो सलाहियत है जिसमें वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। मतलब द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसा कि आपको दो एटम्स नजर आ रहे होंगे, ए एंड बी। एटम ए के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एटम बी के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह है इनके दरमियान एक लिंकेज। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में शेयर हुए, हम इन्हें कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपको इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा होगा कि एटम बी पे हमने एक साइन बनाया है जो कि है पार्शियल नेगेटिव। इस बात का मतलब यह है कि एटम बी में ये सलाहियत मौजूद है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एटम बी और एटम ए इसके बिल्कुल बरक्स पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसी एबिलिटी किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद बारी आती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आपने मेटल्स का नाम तो सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस फॉर्म करते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इन्हीं मेटल्स से ताल्लुक रखती है। मतलब जब कभी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एटम के वैलेंस शेल से, ताकि क्या बन सके? कैट आयन बन सके। आइए देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम or by atoms to lose their valence electrons in gaseous state is called ionization energy। और आपको ये इक्वेशन भी नजर आ रही होगी कि मेटल्स को एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सके उनमें, और वो क्या बनाएं? कैटाइंस, यानी पॉजिटिव आइंस। अब हमने मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया, पर हमारे सामने नॉन मेटल्स भी होते हैं। इसी के बिल्कुल बरक्स नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बनाते हैं एनाइंस। इलेक्ट्रॉन गेन होने के दौरान एटम से एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेट होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है और लिबरेट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो लिबरेटेड एनर्जी है जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने पे अपने अंदर से निकालते हैं। आइए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम gains electron in its valence shell in gaseous state is called electron affinity। अब चाहे वो मेटल से कैटाइन बनने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी हो या नॉन मेटल से एनाइन बनने वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दोनों को ही किलोजूल्स में, किलोजूल अपॉन मोल में मेजर किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि ट्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी कुल तादाद 8 है। अब हम पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। और ट्रेंड्स पढ़ने के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल ग्रुप और एक लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो। और वर्टिकल कॉलम के ट्रेंड को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो के ट्रेंड को हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। आइए देखते हैं ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्रीन के सामने हमें पीरियोडिक टेबल का एक स्केच दिख रहा है जिसमें दो ट्रेंड्स हमारे सामने मौजूद हैं, एक टॉप टू बॉटम ट्रेंड और एक लेफ्ट टू राइट ट्रेंड। और हमने अभी अभी ये सीखा कि टॉप टू बॉटम ट्रेंड हमारे पास ग्रुप ट्रेंड कहलाता है और लेफ्ट टू राइट ट्रेंड हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड कहलाता है। और हमें ये बात भी पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिहाफ पे एलिमेंट्स को अलाइन किया गया है। और हमें ये बात भी मालूम है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शेल है वो इक्विवेलेंट है पीरियोडिक टेबल के पीरियड के, यानी हॉरिजॉन्टल रो के। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शेल नंबर 1 मौजूद है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड नंबर 1 है। इसी तरह एटम के स्ट्रक्चर में जो शेल नंबर 2 मौजूद है वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 2 है। और बिल्कुल सिमिलरली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेल नंबर 3 मौजूद है वो पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 3 है। आइए अब कुछ ग्रुप ट्रेंड्स देखते हैं, यानी टॉप टू बॉटम ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो ग्रुप ट्रेंड के हवाले से हमने जितनी भी डेफिनेशंस अभी पढ़ी, जिसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन या नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट, ये सब के सब इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। ये हमने 3 एटम्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं जिन्हें हम टॉप टू बॉटम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमें नजर आएगा कि पहले एटम का साइज स्मॉलर है दूसरे एटम से। इन्हें हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी सी। तो हम देख रहे हैं कि एटम ए का साइज स्मॉलर है एटम बी से और एटम बी का साइज स्मॉलर है एटम सी से। इसका मतलब इन तीनों एटम्स में टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में अगर हम एटम्स को पढ़ें तो सबसे लार्जर एटम हमारे पास एटम सी है सिंबॉलिकली। उसकी वजह क्या है, एटम का साइज इंक्रीज हुआ, बिल्कुल हुआ। एटम का रेडियस बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। कैसे बढ़ा कि न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जब ये एटम का रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं आप ए बी सी तीनों एटम्स में। और बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है हर एटम के अंदर। जैसे पहले एटम ए के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एटम बी के अंदर हमारे पास हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करे हैं और एटम सी के अंदर हमने लातादाद 11 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं, फिलअप कर दिए हैं समझाने के लिए। और पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही होता है। नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। एटम ए के अंदर सिर्फ फर्स्ट शेल है, एटम बी के अंदर 2 शेल्स हैं, एटम सी के अंदर 3 शेल्स हैं। और इनका शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये तमाम पैरामीटर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर एक चीज भी बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। एटम का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली एटम का रेडियस बढ़ेगा। एटम का रेडियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल हमेशा ये सारे पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह है एटम के साइज का बढ़ना। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस एटम का न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसकी वजह यह है कि जब एटम का साइज बढ़ता है, एटम का शेल बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन बढ़ती है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का फासला जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जा सकता है, इमिट आउट किया जा सकता है।
तो जब टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ रहा है तो एटम सी, लेट सपोज हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, हमें नजर भी आ रहा है, तो ये लेस एनर्जी पे इमिट आउट हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू एटम ए, जिसमें न्यूक्लियस के करीब तरीन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इमिट आउट नहीं हो सकते, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट मौजूद होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और जो सबसे नीचे एलिमेंट मौजूद होगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम। फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये वो एनर्जी है जो लिबरेट होती है जब कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। टॉप टू बॉटम इसका ट्रेंड भी वही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है, ये भी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह एटॉमिक साइज का बढ़ जाना है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का कम हो जाना है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां मोर एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम ए के अंदर। तो ये तो थे ग्रुप ट्रेंड जो हमने सीखे। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की, यानी लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो के पैटर्न की पीरियोडिक टेबल में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी शेल तब्दील नहीं होते। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं सेम नंबर ऑफ शेल में। जब शेल सेम रहता है तो उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं, शेल फौरन से तब्दील नहीं होता। जैसे कि हमने एक लेफ्ट टू राइट ट्रेंड बताया है आपको एटम ए, बी, सी और डी का। आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जब हम फॉलो अप कर रहे हैं इन एटम्स को ए, बी, सी और डी को, तो इनके एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ रहे हैं जो कि शेल नंबर 2 है। अगर आप देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने 2 कर दिए एटम बी के अंदर, एटम सी में मजीद हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए 3 कर दिए, और एटम डी में हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंक्रीज होती हैं पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करवाने के लिए किसी भी एटम से। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब जब कभी भी कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में पढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। और इसकी वजूहात दो हैं, ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अगर हम दोबारा से अपने एटम्स को देखें तो एटम ए का साइज बड़ा है, एटॉमिक रेडियस भी बड़ा है। एटम बी का साइज स्मॉल है, रेडियस भी स्मॉल है, और सी और डी मजीद छोटे होते जा रहे हैं। और अगर एक क्विक रिव्यू करें तो ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल मौजूद है जिसमें हम टॉप टू बॉटम ट्रेंड यानी ग्रुप ट्रेंड को रिकॉल कर रहे हैं बहुत तेजी से। कोई आपसे जनरली पूछे कि हमें ग्रुप ट्रेंड बताओ गिवन पैरामीटर्स का, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा डिक्रीज होंगे, जबकि एटम का साइज, एटॉमिक रेडिया यानी एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इंक्रीज होंगे टॉप टू बॉटम इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। और अगर इसी का हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें, जिसे हम लेफ्ट टू राइट ट्रेंड कहते हैं, तो हमें नजर आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, जबकि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होंगे, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इंतहाई अहम मालूमात ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर नंबर 3 आपको आसानी से समझ आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।